जहाँ तक राजकुमार का ख्याल था, उस बंगले नंबर 13 में सिर्फ और सिर्फ मैडम रहती थी। लेकिन किसी आदमी के चीखने की दर्दनाक आवाज़ें उसको सुनाई देती हैं। वो काफ़ी हैरान होता है, क्या यहाँ पर कोई इल्लीगल काम तो नहीं हो रहा? ऐसे महसूस हो रहा था कि किसी का खून किया जा रहा है। लेकिन वो तो बस एक ड्राइवर था, कर भी क्या सकता था? उसकी मौसी, वो उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन शायद वो सोचता है कि नौकरी से कहीं हाथ ना धो लूं। इसी मजबूरी में वो बात करता नहीं है उस समय। लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। उसका स्वभाव ऐसा था कि उसको हर चीज़ जानने की इच्छा रहती थी। इसलिए वो चाहता था कि उसको पता लगे कि आखिर इस बंगले का राज क्या है। क्या खूनी राज है इस बंगले का? और मैडम, वो कहाँ जाती है? कहाँ वो तकरीबन हर रोज रात को जाती है? खैर, ये सब कुछ आपको पता लगेगा इस किस्से के अगले पड़ाव में। लेकिन उससे पहले इस किस्से को हम शुरू करें, आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें वीडियोस के। किस्सा अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और लाइक हाइप करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं किस्से के अगले पड़ाव की ओर। राजकुमार गांव में पला बड़ा। अब पढ़ाई तो वो बहुत ज़्यादा कर नहीं सका, लेकिन ड्राइवरी उसको अच्छी आती थी। अब किसी शहर में वो जाता तो उसको उस हिसाब से पैसे मिलते नहीं थे जिस हिसाब से उसको लगता था कि उसका घर के चलते रहना ज़रूरी है। इसी परेशानी में वो रहता था। लेकिन कई बार होते हैं कि हमारे घर में ही सॉल्यूशन होता है और हम उसको ढूंढ नहीं पाते। अब ऐसा ही राजकुमार के साथ हुआ। एक दिन राजकुमार की मौसी आती है गांव में। बेसिकली मौसी उनकी शहर में रहती हैं, जयपुर में, और वहाँ पर काफ़ी बड़े घर में वो कुक का काम करती हैं। अब जब वो मौसी आई तो ये रात को आते हैं अपने जॉब से फ्री होके। तो वैसे बात चलती है कि भाई कैसा चल रहा है आपका? तो मौसी कहती है भी मेरा तो बड़ा अच्छा चल रहा है, मेरी तो तनख्वाह भी बड़ी अच्छी है, और साथ के साथ मैडम भी बहुत अच्छी हैं, अकेली रहती हैं, इतने बड़े बंगले में अकेली रहती हैं। तो ये बड़े गौर से सुन रहे होते हैं और काफ़ी खुश भी हो रहे होते हैं कि चलो मासी का अच्छा चल रहा है, और वो रहते भी उसी बंगले में हैं। अच्छा खाने को भी मिल जाता है, अच्छा पहनने को भी मिल जाता है, तनख्वाह ऊपर से काफ़ी अच्छी थी। अब जब ये सारी बातें चल रही होती हैं तो फिर मौसी जी इनके बारे में पूछती हैं कि हाँ बेटा तू बता, तेरा कैसा चल रहा है? तो ये कहते हैं कि बस समझो चल ही रहा है, इतना महंगाई का ज़माना है, गुजारा हो नहीं रहा। अब देखो ना, ड्राइवरी करके फिर गांव में भी आना पड़ता है बाइक से, उसका पेट्रोल अलग से। तो वो कहती हैं कि तू कोई अच्छी सी जगह ढूंढ क्यों नहीं लेता? तो राजकुमार कहते हैं कि मिले तो तब ना, कौन नहीं चाहता अपने लिए अच्छा। तो मौसी कहती है कि अगर तू कहे तो मैं मैडम से बात करूं ड्राइवर के लिए। तो वो कहती हैं कि राजकुमार कहते हैं कि वो तो मैडम के पास तो पहले से ड्राइवर होगा। कहते हैं हाँ तो है तो सही, पर वो ना बहुत बदतमीज़ है और दारू वगैरह बहुत पीता है। मैडम तो उससे बहुत परेशान है, लेकिन मैडम के पास ना तेरा टाइम नहीं है कि वो किसी को खोजें, किसी को ढूंढें। तो बस चलता है, चलते रहने दो। वो तो कई बार कह चुकी हैं कि मुझे जिस दिन कोई ड्राइवर अच्छा मिल गया ना तो मैं तो सबसे पहले इसको निकालूंगी। तो अब ये कहते हैं कि अंधा क्या मांगे दो आंखें, मौसी करो। और तनख्वाह कितनी होगी? कहते हैं तनख्वाह का मैं कह नहीं सकती, ये तो मैडम से बात करके पूछे पता लगेगा। ऐसा करना तू, मैं मैडम से बात करती हूँ, फिर मैं तुझे फ़ोन पे बताऊंगी। अगर उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ तो तू आ जाना, और उसके बाद फिर हम बात कर लेंगे। खैर ये अब वेट करते हैं मासी के जाने का, कि मासी जल्दी जाए वहाँ पर पहुँचे और मेरा काम बन जाए। यार मासी भी एक आधा दिन के लिए रहने आई थी, क्योंकि मैडम कुछ ऑफिशियल ट्रिप पर उन्होंने एक आधा दिन के लिए बाहर जाना था, तो उसके लिए फिर ये भी छुट्टी मार लेती हैं। अब जब मौसी अगले दिन चली जाती हैं तो बस इनको इंतज़ार था मौसी के फ़ोन का। जैसे ही फ़ोन की घंटी बजती है, इनको बस खुशी होती है कि मौसी का फ़ोन होना चाहिए, और मौसी का फ़ोन ही होता है। अब ये देखकर खुश हो जाते हैं, जल्दी से फ़ोन उठाते हैं और कोई हाल चाल नहीं पूछते कि अच्छा अच्छे पहुंच गए अच्छे से, बस ये पूछते हैं मौसी ऐसा, मौसी बात किया आपने? अब मौसी कहती है कि बेटा तूने तो हाल चाल भी नहीं पूछा, चल खैर कोई बात नहीं, हर एक को अपने काम का होता है। तो वो कहती है हाँ बेटा पहुंच मैं गई हूँ और मैंने बात कर भी ली है, और वो कहती है कि एक बार मैं मिलना चाहती हूँ। तो ऐसा करना, तो कल की ट्रेन से ही आ जा, तो मैडम से मैं तुझे मिलवा दूंगी। और हाँ एक बात का ध्यान रखना, तुझे तो पता है कि भाई बहुत दूर है,
हमारे गांव से 300 किलोमीटर दूर है और आने वाला तो सिस्टम कोई है नहीं है, वहां पर ही रहना पड़ेगा अगर जॉब होती है। तो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मौसी वहाँ का रेंट, अरे रेंट की क्या बात कर रहा है, वहाँ पर क्वार्टर है, मुझे एक अलग से क्वार्टर दिया तो मेरे साथ रह लेना। अब ये भी अच्छी है कि भाई खर्चा बचेगा। तो ये अब जल्दी से अगले दिन ट्रेन पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं जयपुर। जयपुर पहुंचते हैं, उसके बाद जाते हैं और वेट करते हैं मैडम के आने का। कुछ समय बाद मैडम आती है। मैडम ध्यान से देखते हैं इनको, वही कि लीड रोल मतलब ठीक है, और ये इनकी फिजिक काफ़ी अच्छी थी यार, पहलवानों जैसी फिजिक। तो खुश हो जाते हैं कि ठीक है भाई, ड्राइवर काम का है, रास्ते में कोई चोर लुटेरे पड़ गए तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। तो खैर पूछती हैं अभी यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ बताते हैं जी, यहाँ पे काम करता हूँ, तनख्वाह कितनी है, एग्जाम्पल के तौर पे ये कहते हैं कि 10,000 तनख्वाह है। अब वो मैडम कोई बात ज़्यादा करती नहीं, वो कहती चल ठीक है, हमारे यहाँ पर तुझे 20,000 पे मिलेगा, खाने को 3 समय का खाना भी यहीं पे मिलेगा, रहने के लिए घर भी मिलेगा, ठीक है। अब ये जो सुन चुके थे, इन्होंने सोचा होगा कि भाई 10,000 की वहाँ पर मेरी तनख्वाह लगी है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 12-13 हज़ार पे मुझे मिल जाएगा। लेकिन पहली बार में जब 20,000 पे सुना तो ये तो बस कुछ कहने लायक ही नहीं रहे, और साथ में खाना भी रहने का भी। तो ये बस हाँ में सर हिला देते हैं। अब मैडम इनको वो कहती हैं कि इनकी मौसी को कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैंने कुछ ज़्यादा हिस्ट्री वगैरह कुछ पता नहीं कराई, और वो जो ड्राइवर है उसको मैं दूसरी जगह भेज रही हूँ, फैक्ट्री के वो काम कर देखेगा दिन के समय में, रात को तुझे पता है बेवड़ा सो जाता है पी के, कहीं जाना होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। खैर अब ये सब कुछ जब चल रहा था तो अब ये खुश हो गए बहुत ज़्यादा कि भाई मौसी ने बड़ी अच्छी नौकरी लगवा दी। अब इनके हिसाब से ये जो बंगला था, बंगला नंबर 13, ये सिर्फ यहाँ पर मैडम रहती थी, और क्वार्टर में एक दो इनके दूसरे सर्वेंट रहते थे, और एक क्वार्टर पूरे का पूरा इनकी मौसी को मिला हुआ था, और यहाँ पर अब इन्होंने भी रहना था। तो कुछ अटपटा तो लगता है कि भाई इतना बड़ा बंगला, और मैडम की उम्र होगी कुछ 36-37 साल के आसपास, और अकेली रह रही हैं इतने बड़े घर में। अब जैसा मैंने कहा कि इनका जो दिमाग था वो क्यूरोसिटी वाला था, कि जानने की इच्छा, लेकिन अभी नई नई नौकरी थी तो ये कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते थे। पहले दिन ये जाते हैं, ड्राइव करते हैं, मैडम को काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि ठीक है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। लेकिन पहले ही रात अब ये आराम से अपने क्वार्टर में मासी के साथ सो रहे थे। अचानक से एक दर्दनाक आवाज आती है, किसी मर्द की आवाज, जैसे किसी को मारा जा रहा है, उसको मौत के घाट उतारा जा रहा है, और वो चीखें मार रहा है, दर्द से कुरला रहा है। जैसे ही आवाज सुनते हैं अचानक से मौसी की तरफ पहले देखते हैं कि शायद मौसी भी इस चीज को नोट किया, लेकिन मौसी तो बड़े आराम से सो रही थी, और ये आवाजें बंगले के अंदर से आ रही थी। अब ये सोचते हैं कि भाई मेरे हिसाब से तो मैडम इस बंगले में अकेली हैं, और ये क्या चल रहा है, कहीं कोई गैर कानूनी काम तो नहीं चल रहा, कहीं किसी को मारा तो नहीं जा रहा, अरे यार कहाँ फंस गया मैं आके। लेकिन कुछ समय बाद वो आवाज़ें धीमी पड़ जाती हैं, और उसके बाद शांत, सब कुछ शांत हो जाता है। ये एक चीज़ नोटिस करते हैं कि उस बंगले में और भी नौकर थे, लेकिन कोई भी नौकर क्वार्टर से बाहर नहीं आता। ये बाहर आते हैं देखने के लिए, लेकिन आसपास के क्वार्टर से कोई भी बाहर नहीं आता। इनको काफ़ी हैरानी होती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने गौर ही नहीं किया, कहीं कोई भूत प्रेत वाला चक्कर तो नहीं है, अरे नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। खैर ये अब इस चीज़ का जवाब तो उनको मौसी से मिलना था, मौसी को ये उठाना नहीं चाहते थे, और ये भी जैसे तैसे करके सो जाते हैं। अब जब अगली सुबह उठते हैं, अपना जो भी काम वगैरह करते हैं, ड्राइव करते हैं, और इनकी जो मैडम थी इनको उनके ऑफिस, जो उनका खुद का ऑफिस था, वहाँ पर छोड़कर आते हैं। और उसके बाद जब शाम को मतलब वापस आते हैं, फ्री होके आते हैं, तो फिर ये थोड़ी बहुत बात छेड़ते हैं मौसी से। ये कहते हैं कि मौसी मैडम अकेली रहती हैं इसमें, इस बंगले में। तो वो कहते हैं हाँ अकेली रहती हैं। तो ये कहते हैं सच्ची आपको लगता है कि ये अकेली रहती है? तो ये कहते हैं हाँ अकेली रहती है, क्या तू क्या कहना चाहता है? तो ये कहते हैं कि नहीं, कल ना रात को मुझे किसी के ना बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ सुनी, किसी आदमी के, और जैसे कोई दर्द से कांप रहा है, दर्द से कुरला रहा है, और जैसे किसी को मारा जा रहा है। क्या कोई मर्द भी रहता है यहाँ पे, मतलब उनके हस्बैंड या कुछ भाई पिता?
अब ये मौसी कहती हैं कि तू अपने काम से काम रख और जितना तुझे काम दिया वो कर, जितना तू इन काम में घुसेगा। मैडम को प्राइवेसी बहुत पसंद है, वो किसी के साथ कोई मतलब ज़्यादा बात नहीं करती, और अगर तूने कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो सीधा नौकरी से निकालेंगी। अब ये सोचते हैं कि मौसी मैं तो आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे बताओ तो सही, मुझे आवाज़ें आया करे। अरे आवाज़ें हमें भी आई आती थी पहले, वो करे मैडम कभी मूवी वगैरह देखती है आवाज़ ऊंची करके, उनको सुनने का शौक है। अब मूवी आवाज़ ऊंची सुन रही होंगी, तो ये सवाल आगे करते हैं कि एक ही मूवी देखती है मैडम क्या? आप जैसे कहते हैं कि हमें भी आवाज़ें सुनती हैं, तो ऐसी ही आवाज़ें सुनती हैं। अब मासी का दिमाग थोड़ा सा सक पका जाता है कि भाई तू जो काम आया करने वो कर, तुझे आवाज़ अच्छी नहीं लग रही तो तू कान बंद कर ले, रुई डाल ले कानों में। लेकिन अगर नौकरी करनी है तो अपने काम से काम रख, मतलब रख। अब ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, मुझे क्या लेना देना भाई, यहाँ पर एक रह रहे हो, दो रह रहे हो, 10 रह रहे हो, 20 रह रहे हो, मुझे क्या लेना देना। लेकिन फिर भी पूछते हैं कि अच्छा मासी ये तो बताओ कि मैडम अकेली रहती हैं, मतलब कहने का मतलब कि वो इनका कोई परिवार वगैरह कुछ नहीं है? तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं परिवार है इनका, तो वो रहता है दूसरी जगह, अजमेर रहता है। तो वहाँ पर इनके माता है, पिता है, भाई हैं, भाभी भी हैं, 3 भाई हैं इनके। और ये मैडम मैरिड है क्या? अब मासी फिर पूछती है कि तू क्या करना है पूछ के। खैर, अब मासी को भी राजकुमार का पता था कि भाई ये बड़ा क्यूरियोसिटी माइंड वाला, पूछताछ करने वाला, तो ठीक है थोड़ा बहुत तो जवाब दे रही थी। और कह रही थी कि मुझे नहीं पता अभी ये मैरिड है कि नहीं मैरिड है, बस अब थोड़ा सा भी सोचते हैं कि मासी को बुरा लग गया। खैर, अब ना कुछ दिन बीतते हैं और अमावस की रात आती है। ये सो रहे थे, अचानक से फोन की रिंग बजती है, और जो कि इनके मौसी की फोन की रिंग थी। और ये अचानक इनकी जब जाग खुलती है ना, तो ये मौसी कह रहे हाँ 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 मैम सब आ गई आ गई मैडम आ गई, बस मैं एक एक मिनट में बाहर आ गई, ठीक है। अब ये सोचते हैं कि ये कहाँ जा रही है, तो ये पूछते हैं मौसी कहाँ जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैडम ने बुलाया। ठीक है, जाना, और कुछ खाना होगा, क्रेविंग हो रही होगी। तो वो बाहर निकलती हैं, लेकिन फिर वही बात, दिमाग। तो ये जल्दी से खिड़की से देखते हैं, वो खाना बनाने नहीं जा रही थी, जो मैडम है वो गाड़ी में बैठती है, मतलब गाड़ी वो ड्राइव कर रही थी। और ये जो इनकी मौसी थी ये साथ में बैठती है, और ये कहीं बाहर चले जाते हैं। इनको बहुत अजीब लगता है कि भाई रात के समय में, इतनी रात को ये कहाँ जा रही हैं? अब इसका जवाब तो मौसी दे पाएंगी, लेकिन इनको ये भी पता था कि मौसी को ये ढंग का जवाब तो देंगी नहीं। तो ये इनकी नींद उड़ जाती है और ये वेट करते हैं कि कब आएंगे। तो ये तकरीबन 3-4 घंटे बाद आते हैं। तो ये जब आते हैं तो ये सोने की एक्टिंग करते हैं। अब ये इनका दिमाग में फिर ये सवाल चल रहे थे, अब ये नोटिस करना शुरू करते हैं पैटर्न की, मैं नोटिस तो करूं। अब ये पैटर्न क्या बन चुका था कि जिस दिन किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती रात को, किसी मर्द के चिल्लाने की आवाज़ आती, वो तकरीबन तकरीबन अमावस्या से 1 या 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम पहले का होता। अब इनको कुछ महीने हो चुके थे, यानी कुछ अमावस्याएं निकल चुकी थी, और उनको पैटर्न सेट हो गया था कि ये सोचते थे एग्जाम्पल के तौर पे कि 15 तारीख को अमावस्या है तो 12-13 तारीख को किसी के चीखने की आवाज़ आ रही है, ऐसे अगले महीने में 14 तारीख को अमावस्या है, 11-12 तारीख को किसी के चीखने की आवाज़ आ रही है, तो फिर ये अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर तो मौसी और ये मैडम कहीं ना कहीं जाएंगे ही जाएंगे, पक्की बात है। रात के समय में बड़ी देर तक इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, और उसके बाद फिर इन्होंने पूछना शुरू कर दिया, लेकिन मौसी कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। और वो मौसी इनको हर बार एक ही बात कहती थी कि अगर पूछताछ की तो नौकरी से जाएगा, मेरी जिम्मेवारी कोई नहीं है, और मेरी नौकरी भी मतलब तुम छुड़वा देना। खैर, कहते हैं कि जब इंसान को क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, उसको पूछने की ललक या जानने की ललक ज़्यादा होती है, तो कई बार उसका किस्मत साथ दे जाती है और ऐसा दौर आ जाता है। अब इन कुछ महीनों बाद मौसी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। इतनी ख़राब हो जाती है कि वो खाना बनाने की उनकी हिम्मत भी नहीं रहती। लेकिन एक बात अच्छी थी कि राजकुमार को भी खाना बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता था। तो फिर वो मैडम को कहती है कि मैडम ये राजकुमार अच्छा खाना बना लेता है, तो उसने खाना बना के दिखाया तो मैडम को भी अच्छा लगा। इसलिए मैडम कहती है कि चलो ठीक है, जब तक ये वो नहीं मतलब तू ठीक नहीं हो जाती तो आराम कर। जैसे मैंने कहा कि वो काफ़ी दयालु थी, ऐसा नहीं था कि आकड़, हाँ ठीक है इंट्रोवर्ट थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी को तमीज़ से बुलाना नहीं, बदतमीज़ी करना। तो कह देते हैं कि ठीक है, जब तक ये नहीं
हो गई, मैं तो ठीक नहीं होगी तो ये राजकुमार बना लेगा। और साथ के साथ ही वो बिल्कुल फ्लो में पूछ लेती हैं, और वो जो काम जाना है सुधा, वो ये चल पड़ेगा साथ, को चक्कर तो नहीं। अब सुधा एकदम से, यानी कि मौसी एकदम से ना वो हो जाती है, स्टन हो जाती है कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना कि ये सवाल पूछा जा सकता। तो वो कहती है हाँ मैडम कोई बात नहीं, जा सकती हैं आप। कहते ठीक है। अब जब ये क्वार्टर में रात के समय में दोबारा आती हैं तो ये पूछते हैं कि वो मैडम कहाँ जाने की बात कर रही थी। तो वो मौसी कहते हैं कि ये ना मैडम रात को कई बार किसी जगह पे कोई अनुष्ठान होता है तो वहाँ पर जाना होता है इनको, तो उसकी बात ही कर रही हैं। पहले तो उनको लगा कि शायद कोई किसी जागरण में या कहीं किसी और जगह पे जाना होगा, लेकिन उसी रात को फिर चीखों की आवाज़ आती है। इनको इंटीमेशन हो जाती है कि शायद वो रात आने वाली है, अमावस की रात। और मुझे लगता है कि इस बार मौसी की जगह मैं जाऊंगा, क्योंकि यही बात हो रही थी और शुक्र है मुझे कम से कम पता लगेगा कि आखिर राज है क्या। अब बस ये इंतज़ार कर रहे थे अमावस की रात का, और जैसे ही अमावस की रात आती है, रात के कुछ 12 बजे का टाइम होता है, तो फ़ोन आता है उसी मैडम का कि बाहर आओ और हमने कहीं जाना है। ये जल्दी से कमीज़ वगैरह पहनते हैं और बाहर आ जाते हैं। मैडम इनका बाहर गाड़ी के पास इंतज़ार कर रही थी, और वो गाड़ी में पीछे बैठ जाती हैं और कहती हैं कि मैं जहाँ जहाँ रास्ता बताते जाऊँगी वहाँ वहाँ चलते जाना। अब ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चल पड़ते हैं, तो अचानक से ये रेयर मिरर में देखते हैं कि मैडम सो रही हैं, मतलब जैसे आंखें बंद करके कोई गहरी नींद सो रहा है। लेकिन इनकी हैरानी की सीमा तब नहीं रहती जब जैसे पहला मोड़ आता है तो अचानक से कहती हैं कि दाएं मुड़ो। बिल्कुल आंखें बंद, ऐसा नहीं देख के ये दाएं मुड़ जाते हैं। रात का समय था, सड़कें खाली थी। अब ये नोटिस करते हैं सारे रास्ते में, जो कुछ तकरीबन 25 मिनट का रास्ता था, उस सारे रास्ते में ये आंखें बंद की हुई थी, और आंखें बंद करके ही ये इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि अब बाएं मुड़ जाओ, अब दाएं मुड़ जाओ, अब यहाँ पे सीधे जाना है, ये चौराहा आएगा, इस चौराहे से तुमने दाएं मुड़ जाना। ये सोच रहे हैं कि मैडम को इतना परफेक्टली पता है रास्ता, गूगल मैप की कोई ज़रूरत ही नहीं। खैर, अब ये साथ में इसको मैडम ये ज़रूर बोल देती है कि याद अच्छे से रास्ता कर लो, क्योंकि दोबारा नहीं मैं बताऊंगी। अब ये जाते हैं मैडम के साथ, यहाँ जहाँ पर इन्होंने पहुँचना था, अपने गंतव्य पर पहुँचते हैं। ये देखते हैं कि एक बहुत पुराना सा घर है, और इलाका जो है बड़ा ऐसे था, झाड़ियाँ वगैरह हैं, और कोई गांव का ग्रामीण इलाका लग रहा था। और ये एक बड़ा पुराना सा घर है, और अजीब सा गेट बना हुआ है, और उस गेट में ये प्रवेश कर जाती हैं। अब उससे पहले इनको एक सख्त हिदायत दी जाती है कि जो मर्जी हो जाए, मैं चाहे 10 मिनट में आऊं, चाहे 20 मिनट में आऊं, चाहे 2 घंटे में आऊं, बाहर नहीं निकलना गाड़ी से किसी भी हालत में। अगर गाड़ी से बाहर निकले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैडम की सख्त हिदायत थी, और सोचने की भाई मुझे क्या जरूरत है, गाड़ी के शीशे नीचे कर लेंगे, हवा आती रहेगी, दैट्स इट। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजकुमार का दिमाग क्यूरियोसिटी वाला था। खैर, अब ये मैडम का इंतजार करने लग पड़ते हैं। जब ये पहुंचे थे, कुछ होगा 12:30 बजे के आसपास का टाइम, 1 बजता है, 1:30 बजता है, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, 3:30 बजते हैं, 4 बजते हैं, और कोई बाहर नहीं आता। अब इनको शक होने लग पड़ता है कि भाई कोई अनहोनी तो नहीं होगी। तो क्योंकि जो घर था वो भी कोई, मतलब जैसे इनको लग रहा था कि मैडम के स्टैंडर्ड का घर नहीं है, बड़ा टूटा हुआ घर था और अजीब से तरीके का घर था। तो ये अब इनसे रहा नहीं जाता, और ये अब उतरते हैं गाड़ी से। गाड़ी से उतरते हैं और घर के सामने जाते हैं, आसपास देखते हैं। अचानक से इनका ध्यान जाता है कि घर की खिड़की के अंदर से इनको बड़ी दूर से ना कहीं कोई आग जलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये घर के अंदर नहीं लग रहा था, तो इनको फिर मालूम पड़ता है कि वो घर नहीं, वो तो खंडर है। उसके पीछे तो बिल्कुल खाली है, सिर्फ एक दीवार की दीवार ही है बस। अब ये सोचते हैं कि भाई ये मैडम फिर कहाँ पे गई। अब ये जैसे ही घूम के जाती हैं, तो इनको दूर से नजर आता है कि शायद कोई शमशान घाट है, एक चिता जल रही है, और 2 लोग बैठ के कोई अनुष्ठान कर रहे हैं।
इनको अब कुछ कुछ साफ हो चला था कि भाई ये कुछ तंत्र मंत्र वाली चीज़ है, और मैं जल्दी से गाड़ी में जाता हूँ। अब जैसे ही ये गाड़ी की तरफ मुड़ते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैडम ने इनको खास तौर पर कहा था कि गाड़ी से नहीं निकलना। अब आ तो ये अपनी मर्जी से गए थे बाहर। जैसे ही ये गाड़ी की तरफ मुड़ते हैं, देखते हैं कि दो लंबी लंबी परछाइयां, जिनकी आंखें मतलब आंखें दिखाई दे रही थी, आंखें चमक रही थी, और वो बिल्कुल सामने खड़ी थी, जैसे किसी का रास्ता रोका जाता है। अब ये सोचते हैं कि भाई ये क्या, ये तो डर के मारे कांपने लग पड़ते हैं कि भाई फंस गया, आज तो बुरा फंसा, आज तो मैं मरे मरा, मैडम सच ही बोल रही थी। जैसे ही ये फिर पीछे की ओर भागना, यानी कि उसी चिता की ओर, मतलब उस तरफ भागना शुरू करते हैं कि मैं जल्दी से जाके मैडम को कहूँ बचा लो मुझे, तो अचानक से क्या होता है कि इनके गले में, जैसे कोई गले में ऐसे पकड़ता है, पकड़ लेता है, और अचानक से इनके पैर ऊपर हो जाते हैं, ऐसे ही किसी ने उठा लिया। और जितनी तेज मतलब इनके गले पर घुटन हुई थी, तो ये बेहोश हो जाते हैं। अब जब ये बेहोश हो जाते हैं तो कुछ समय बाद इनकी जाग खुलती है, तो ये महसूस करते हैं थोड़ी सी सेक, आग का सेक महसूस करते हैं, और ये अपने आप को उस शमशान घाट के, यानी चिता के बिल्कुल पास पाते हैं, जो कुछ समय पहले चिता जल रही थी। अब वो चिता मतलब ठंडी तो नहीं हुई थी, लेकिन जैसे बिल्कुल अग्नि जो लपटें हैं वो खत्म हो जाती हैं और उसका सेक रह जाता है, वैसा था। और अचानक जैसे इनकी आँख खुलती है, तो ये देखते हैं कि जो मैडम है वो खड़ी हुई है, और उनके बिल्कुल सामने एक बड़ा लंबा आदमी खड़ा हुआ है, जिसने बिल्कुल काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, और वो कह रही हैं कि इसको 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 बख्श दो, ये गलती से आ गया और आगे से ऐसा नहीं होगा। तो वो जो आदमी, उसकी बहुत भारी आवाज़ आती है, वो कहता है कि ये मरेगा, ये पक्का मरेगा, इसने विघन डालने की कोशिश की है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, विघन डाली, ये मेरा ड्राइवर है, गलती से आ गया होगा, मैंने इसको कहा था, ये बेवकूफ़ है, और इस बार इसको बख्श दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ये दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। बस इनको यही थोड़ा सा, जब जितनी होश आती है उसमें ये इनको याद रहता है, और फिर इनकी आंखें बंद हो जाती है। जब इनको दूसरी बार होश आती है, तो ये अपने आप को गाड़ी की सीट पे अपने आप को गाड़ी की सीट पे पाते हैं, और मैडम जो है बिल्कुल विंडोज के बिल्कुल साथ खड़ी थी। तो बड़े गुस्से से कहती है, आ गई होश, मैंने कहा था ना तुम्हें कि गाड़ी से नहीं उतरना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाड़ी से उतरने की। अब ये बहुत ज़्यादा मतलब डर रहे थे कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आज तो मेरी नौकरी गई। तो कहती, तुम्हारे से तो मैं बाद में बात करती हूँ, पहले चलो जल्दी घर। अब ये बैठ जाती हैं पीछे सीट पर, और गाड़ी रवाना हो जाती है बंगलो के लिए, बंगलो नंबर 13 के लिए। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, रास्ता इनको तकरीबन याद हो चुका था, लेकिन इनके जो जान है, मतलब जो शरीर है ना, कह सकते हैं, वो साथ नहीं दे रहा था। क्योंकि एक तो जो इन्होंने नज़ारा देखा था, चिता का नज़ारा, वो परछाइयाँ, उन परछाइयों ने कैसे इनको दबोचा, और जब होश आई तो इतना लंबा आदमी 7 फुट का कम से कम होगा, और मैडम तो उसके सामने बड़ी बच्ची सी लग रही थी, और जिस तरीके से कह रही थी कि इसको बख्श दो, तो वो ये सोच रहे थे कि भाई जान तो मेरी बख्शेगी, नौकरी नहीं मेरी बख्शी जाएगी। खैर, ये घर पहुंचते हैं, रास्ते में मैडम कुछ बोलती नहीं है, और बड़े गुस्से से गाड़ी से उतरती हैं और दरवाज़ा बंद करके चले जाती हैं बंगले में। अब जब ये वापस क्वार्टर में आते हैं, मासी की हालत को पूछते हैं, लेकिन इनके माथे पर जो बहरा पसीना, ये साफ तौर पर बता रहा था कि कुछ कांड हुआ है। तो मासी कहते हैं कि क्या हुआ? तो ये कहते हैं, नहीं नहीं मासी, कुछ नहीं हुआ। तो मासी कहते हैं, चलो ठीक है। अब ये कुछ समय सोने की कोशिश करते हैं, और तकरीबन कुछ 11:30-12 बजे के आसपास इनके क्वार्टर का दरवाज़ा खटकता है, और कोई नौकर था जो कहता है कि आप दोनों को मैडम बुला रही हैं। अब इनको तो पता था कि किस लिए मैडम, किस चीज़ के लिए मैडम बुला रही होगी, और भाई आज तो होगी, पूरी क्लास लगेगी, और होता भी वही है। अब मैडम बहुत ज़्यादा ऊँची-ऊँची चिल्ला रही थी राजकुमार पर, और साथ के साथ ही मौसी पर भी, कि मैंने आपको कहा था ना सुधा आंटी, कि आप मुझे कोई ज़िम्मेवार बंदा देना, ये आपने दिया है, इसको मैंने कहा था गाड़ी से नहीं उतरना, क्यों उतरा ये उससे पूछो। अब सुधा आंटी, यानी सुधा मौसी को क्या पता था कि भाई क्या हुआ वहाँ पर। वो कहती है, राजकुमार की बेटा, तू तुझे जो कहा था मैडम ने, तो तूने किया क्यों नहीं। अब ये राजकुमार तो सर झुकाकर खड़े थे, भाई कांड तो हो चुका था, क्या कर सकते थे। ये कहते हैं, नहीं मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, एक्चुअली आप इतनी देर आए नहीं थे, मुझे चिंता होने लग पड़ी कि सब कुछ ठीक तो है, और वो जगह भी कोई ठीक नहीं थी, बड़ी अजीब सी जगह थी, तो मुझे था कि कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। तो
जब ये मैडम सुनती है ना, थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, जैसे कोई अपनेपन का एहसास होता है कि हाँ चिंता हुई। तो मैडम बड़े गुस्से से कहते हैं, यही बात थी? तो ये कहते हैं, मैडम मैं सच कह रहा हूँ, कसम माँ कसम, कि यही बात थी, मुझे चिंता हो रही थी। अब अकेला इंसान तो अकेला इंसान ही होता है ना, जब उसको कुछ अपनेपन का एहसास हो तो थोड़ा सा इंसान पिघल तो जाता ही है। और तो जैसे मैंने कहा कि वो थी भी दयालु और कहती हैं, देख राजकुमार, बात एक सीधी सी है कि मुझे नहीं पता तुझे मेरी चिंता थी नहीं थी, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन जो मैंने तुझे कहा था ना, तूने नहीं पूरा किया। अब तुझे निकाल दूँ नौकरी से? तो ये हाथ जोड़ने लग पड़ता है, नहीं नहीं मैडम प्लीज़, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे आप अपना अपना भाई समझ के, छोटा भाई समझ के माफ़ कर दो। तो जैसे ही वो इतनी बात करते हैं तो मैडम फिर थोड़ी-सी हो जाती है कि चलो भई, मतलब भाई कह रहा है मुझे, अपना बहन कह रहा है मुझे अपनी, और ऐसे कह रहा है, और थोड़ी-सी मैडम हो जाती हैं कि ठीक है, पर वो कहती है, बड़ी गुस्से से कहती हैं, लेकिन राजकुमार आगे से तूने कुछ ऐसा किया तो पक्का नौकरी से जाएगा, फिर ये मत कहना कि मैं तेरा छोटा भाई हूँ और मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। बड़ी मुश्किल से इनकी जान बचती है और उनको मैडम स्ट्रिक्टली कह देती हैं कि राजकुमार, जो भी मैं तुझे कहीं पर लेकर जाती भी हूँ, तो जो वहां पर मैंने तुझे इंस्ट्रक्शन देनी है, वो तूने इंस्ट्रक्शन पूरी करनी ही करनी है हर हालत में। ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और हाँ, इन चीजों से दूर रह। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या चल रहा है, इन चीजों से दूर रह। तुझे तनख्वाह मिल रही है, उसी पर खुश रह। अब ये इनको सख्त हिदायत मिल चुकी थी और ये बाहर आ जाते हैं। कुछ दिन तो बिल्कुल ठीक चलता है, उसके बाद अगली अमावस्या तक इनकी जो मौसी हैं वो ठीक हो जाती हैं, तो ये इनका फिर से उस चीज़ का पत्ता कट जाता है। ये बस अपनी रूटीन में दिन के समय में मैडम को ऑफिस में लेके जाना, कहीं बाजार जाना, ये वो चलता रहता है। एक बार ये वेट कर रहे होते हैं कि अब अमावस्या आने वाली है, और आज यानी कि 1-2 दिन पहले चीखों वगैरह की आवाज़ तो कुछ थोड़ी बहुत तो आएगी। लेकिन वो नहीं आती, और आज आवाज़ आ रही थी मैडम के कुछ बहुत ऊँची-ऊँची मंत्र के जाप करने की। अब इनसे रहा नहीं जाता, ये बाहर जाते हैं और छुप-छुप के देखते हैं, खिड़की से ये देखते हैं कि मैडम अकेली जो लॉबी में बैठी हुई हैं, और जैसे हवन कुंड होता है वैसे, और आहुति दे रही हैं, और कुछ बहुत ऊँची-ऊँची मंत्र जप रही हैं। इनको लगता है कि भाई रात के समय में हवन कौन करता है? ये तो समझ गए होंगे कि कौन-सा हवन होता है। अब ये पहले तो उनके मन में आता है कि भाई मुझे क्या, अपने काम से काम रखो, लेकिन अब थोड़ा-सा डर रहे थे कि भाई यहाँ पर कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ अजीब हो रहा है। अभी ये चीज़ों को देख ही रहे थे, अचानक से ऊँची-ऊँची चीखने की आवाज़ें आने लग पड़ती है किसी मर्द के। जैसे ही वो चीखें आने लग पड़ती हैं, ये देखते हैं कि मैडम थोड़ी-सी डिस्ट्रैक्ट हो गई हैं, ये बार-बार जैसे मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रही हैं, इनसे पढ़ा नहीं जा रहा, और शायद रो रही हैं, क्योंकि जब मंत्र पढ़ते-पढ़ते आवाज़ लड़खड़ा रही थी। लेकिन ये अपनी आहुति पूरी करती है, कुछ समय बाद वो आवाज़ें फिर बंद हो जाती हैं और छुपते-छुपाते फिर क्वार्टर में चले जाते हैं। अब इनको इस चीज़ के बारे में शायद थोड़ा बहुत शक हो गया था कि घर में ये अकेली नहीं है, घर में कोई और भी है। लेकिन अगर कोई और है, तो घर में इतने नौकर काम कर रहे हैं, किसी को पता क्यों नहीं? अगर पता है, तो मौसी को तो पता होगा। अब ये फिर बातों-बातों में मौसी से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौसी फिर इनको याद करा देती है कि पिछली बार तो बच गया था, इस बार तू नहीं बचेगा। तो फिर वही अपने टाँग अड़ाने वाले काम कर रहा है, बाज आ जा। लेकिन इनको अब ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी। ख़ैर, कर भी क्या सकते थे, फिर समय बीतता है। कुछ तकरीबन 8 महीने बीत जाते हैं, तो इनकी मौसी ठीक थी, चल रहा था। अचानक क्या होता है कि इनकी मौसी काम करते-करते इनके पैर में मोच आती है, लड़खड़ा के गिर जाती है और उनके कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। अब मौसी पड़ गई बिस्तर पे, और फिर से इनको खाने-खूने का काम इन्होंने किया, और एक और काम जो तकरीबन हर अमावस्या में मौसी करती थी, इनको करना पड़ना था। इनको एक दिन पहले मैडम बता देती हैं कि राजकुमार, आज हमने कल यानी कल हमने दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, तकरीबन कोई 150 से 200 किलोमीटर का सफ़र है, और एक बात याद रखना, अगर तो तू गाड़ी से नहीं उतरेगा, तो फिर तू मेरे साथ चल। लेकिन अगर तू गाड़ी से उतरता है या इसके बारे में सोच भी रहा, तो मुझे पहले बता दे, मैं जैसे-तैसे करके चली जाऊँगी। तो ये कहता है, "नहीं, नहीं, नहीं मैम, एक बार गलती होगी, मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा। पक्का?" तो कहते हैं, "हाँ, हाँ, हाँ मैम, जैसा जैसा आपने कहा, ठीक है।"
अब ये गाड़ी चला के वहाँ पे जाते हैं, और जब वो उस लोकेशन पे पहुँचते हैं, वो भी लोकेशन तकरीबन तकरीबन वैसी ही लोकेशन थी जैसी पिछली बार थी। मतलब एक टूटा-सा घर था, लेकिन इस घर में एक लाइट जल रही थी, तो ये खंडर नहीं था, और ये अब गाड़ी पे वेट कर रहे होते हैं गाड़ी में बैठ के। लेकिन ये इंतज़ार बहुत लंबा था, क्योंकि उस दिन ये जल्दी निकले थे, कुछ शाम को मतलब निकले थे, और तकरीबन जहाँ पे इन्होंने पहुँचना था वहाँ पर ये तकरीबन 7 बजे शाम को पहुँच चुके थे। सर्दियों के दिन होने की वजह से अंधेरा हो चुका था। लेकिन 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 बजे जाके मैडम बाहर आईं। तो इनका तो पूरा हाल बुरा हो चुका था, गाड़ी में उतर भी नहीं सकते थे। बहुत बार इन्होंने बीच में सोचा कि मैं गाड़ी से उतर के देखूँ तो सही, लेकिन अब ये सोच रहे थे कि भाई इस बार तो पक्की नौकरी जाएगी। तो जब मैडम को आता देखते हैं, और मैडम जब देखती हैं इनको तो देख के खुश हो जाती हैं। कहते हैं, यार उतरे तो नहीं ना गाड़ी से? कहते हैं, नहीं मैं नहीं उतरा। अच्छे, अच्छी बात है। लेकिन ये देखते हैं कि मैडम के साथ कोई और भी खड़ा था। ये इन्होंने तब नोटिस किया जब उन्होंने मैडम ने कहा, बाबा सामान ले आए हो साथ में? तो उसकी आवाज़ बड़ी खरड़ी थी, हाँ आ गया। तो ये अभी नोटिस करते हैं, एक बुजुर्ग आदमी था, और उसकी शक्ल कहते हैं इतनी भद्दी शक्ल थी कि भाई मैंने इतनी भद्दी शक्ल वाला इंसान देखा ही नहीं। अगर वो मैडम के साथ ना होता, या मैडम उसके साथ ना होती, या मैडम उसको नॉर्मली ना बुलाती, तो ये समझ लेते कि ये तो भूत है। इस तरीके की शक्ल थी, और वृद्ध सा, बड़े अजीब से लंबी लंबी उंगलियां, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां, बिल्कुल प्रेत ही लग रहा था। और मैडम कहती है, किस किस सोच में पड़ गया राजकुमार? तो ये कहते हैं, नहीं नहीं मैम बताइए, मैं तुझे 2 बार कह चुकी हूँ डिग्गी खोलो। सॉरी सॉरी मैम, एक्चुअली मैं शायद ना नींद मुझे आ गई थी। तो ये डिग्गी खोलते हैं, तो कोई सामान रखते हैं पीछे, और उसके बाद ये चल पड़ते हैं। अब मैडम तो सो चुकी थी आंखें बंद करके, इनको नहीं पता कि सो रही थी, क्योंकि पिछली बार भी आंखें बंद करके सारा रास्ता बता दिया था। लेकिन इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि डिग्गी में ना कुछ हिल रहा है डिग्गी में कुछ, और वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, ठट 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 की आवाज आ रही है। खैर अब ये भाई कुछ पूछने का तो मादा इनमें अब रहा नहीं था। घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद मैडम डिग्गी खोलने को कहती है, और जो इनकी चुनरी उन्होंने ओढ़ी हुई थी उसको उससे ढकती हैं, और अंदर चली जाती हैं। अब अब ये ज्यादा और हो चुकी थी बात बड़ी अजीब, कि भाई ये चल क्या रहा है, मैडम कर क्या रही हैं, कोई काला जादू कर रही हैं। लग तो इन्हें तकरीबन भरोसा हो गया था कि भाई काला जादू वाला ही चक्कर है, और दिक्कत कुछ भाई हमें कल को कोई समस्या ना आए। मैं भी साथ में जाता हूँ, मौसी भी साथ में जाती हैं, और ये ठीक नहीं हो रहा जो भी हो रहा, मुझे मुझे बात करनी होगी मैडम से। लेकिन किस मुंह से करूं, कैसे करूं? मैं तो मौसी से बात करता हूं तो मौसी खाने को दौड़ती है, तो मैडम से बात की तो नौकरी भी जाएगी, थप्पड़ पड़ेंगे वो अलग से। अब ये सोच के ये बड़ी चिंता में थे, और धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब इनको ना नौकरी हल्का हल्का थोड़ा सा ना बोझ भी लगने लगी थी, कि भाई यार मैं मुझे लग रहा है कि मुझसे कुछ गलत तो नहीं कराया जा रहा, कोई कोई पाप तो नहीं कराया जा रहा। अब ये मौसी से भी बात कर नहीं सकते थे। धीरे धीरे एक दिन समय आता, तो मैडम कहती है कि आज राजकुमार सारे दिन बाजार में लगेगा, और हमने कुछ सामान इकट्ठा करना है, तो फिर मैं तुझे बताऊंगी उसका क्या करना है। खैर ये सोचते हैं कि ठीक है मैम, जैसा आपको ठीक लगे। अब ये तकरीबन सुबह सुबह 9 बजे गाड़ी लेकर निकल जाते हैं बाजार में, और ये क्या नोट करते हैं कि मैडम के पास ना एक बड़ा छोटा सा थैला था, छोटा सा थैला था, हैंड बैग, कैरी बैग टाइप होता है। और ये क्या करते हैं कि ये किसी दुकान में जाती हैं, सिर्फ 2 मिनट में बाहर आ जाती हैं, और ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने कुछ लिया नहीं। और सारे दिन में इन्होंने कम से कम नहीं तो 50 दुकानें घूमी होंगी, किसी भी दुकान में 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकती, जाती हैं। और हाँ, नोटिस ये कर रहे थे कि पहले थैला बिल्कुल खाली था, अब थैला भरा हुआ है। लेकिन ऐसा क्या ले रही हैं जिससे थैला, बड़े छोटी छोटी चीजें होंगी, 50 दुकानें घूमी हैं तो छोटी छोटी चीजों से थैला भर रहा है। पता नहीं क्या था, इनको तो बड़ी हैरानी हो रही थी, पूछने की लालसा भी हो रही थी, लेकिन अब पूछ भी नहीं सकते थे। खैर अब ये जब शाम का समय होता है ना, तो शाम के समय में ये कहती हैं कि वाइन शॉप चलो। अब ये एकदम से भुचक्के रह जाते हैं कि वाइन शॉप मैडम? तो मैडम कहती क्या हुआ? ये कहते नहीं नहीं चलते मैम। जब ये वाइन शॉप पहुंचते हैं, तो ये मैडम इनको पैसे थमाती है, और कहते हैं कि तुम ऐसा करो, यहाँ पर जाकर ना 2 बॉटल्स ले आओ विस्की की। अब ये फिर हैरानी से मैडम की तरफ देखते हैं, मैडम
विस्की की बोतल? तो कहते क्या हुआ, मैंने तुझे कहा ना लेकर आ। तो ये जल्दी से उतरते हैं, जाके 2 विस्की की बोतल्स ले आते हैं। उसके बाद ये जाती हैं मीट शॉप। मीट शॉप में जाके ये कहती हैं इनको कि मतलब मुर्गे का और बकरे का और एक दो और जानवर का नाम लेती हैं, मछली वगैरह भी, सारा जो मिक्स टाइप कच्चा मांस था, ये कहती हैं कि वो लेकर आओ और अच्छे से पैक करा के लेकर आना है, और इनको बोलो कि ऐसे करना है कि स्मेल कम से कम आए। अब ये कहते हैं ठीक है मैम, ले आता हूँ जैसा होता है। ये सारा जो बोटल्स और नॉन वेज और उनके पास जो ये बैग था ना, ये डिक्की में रख देती हैं लास्ट, जब लास्ट स्टॉपेज होता है। और पहुंचते पहुंचते इनको कुछ 7 बज जाते हैं, 7 बजे के, हाँ 7 7:30 का टाइम हो जाता है। अब ये जब गाड़ी से उतरती हैं तो इनको बंगलों में बुलाती हैं कि जरा बंगलों में आना, तुझसे काम है कोई। अब जब ये बंगलों में जाते हैं और उनको समझाती है कि राजकुमार तुझे एक बड़ा जरूरी काम मैं देने जा रही हूँ, कर सकता है तो बता, नहीं तो मैं खुद कर लूंगी। तो ये कहता है नहीं मैम, आप बताइए, मैं तो काम करने के लिए यहाँ पर हूँ, जैसा आप कहेंगी। कहते हैं कि जो लास्ट टाइम हम गए थे ना, जहाँ पर जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी मिला था, हाँ हाँ मैम, वहीं जाना है। और जो ये सामान सारा पड़ा हुआ है, ये उनको जाके देना है, और वो तुझे बदले में एक सामान देंगे। वो सामान तू लेकर आएगा डिग्गी में रख के, डिग्गी में ही वो सामान निकाल के देना है, और डिग्गी से ही सामान तूने दोबारा रख लेना, जो भी वो देंगे। लेकिन इस सारे सफर में एक बात का ध्यान रखना है कि जाते हुए और आते हुए एक बार भी गाड़ी रोकनी नहीं। चाय पानी बाथरूम कुछ नहीं करना, जो करना है अभी कर ले, यहाँ पे करना है। उसके बाद नॉन स्टॉप गाड़ी चलेगी, जब तू बाबा जी के पास जाएगा वहां पर भी तूने जो वॉशरूम वगैरह जाना है, चाय वगैरह पूछ लेना, कह देना तो बना के दे देंगे। और उसके बाद फिर जब आएगा वापस तो नॉन स्टॉप आना, जो मर्जी हो जाए, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। सीधी बात कह रही हूँ, गाड़ी रुकी तो तेरी जान पर बनाएगी। अब ये सोचते हैं कि भाई ये तो और ज़्यादा दिक्कत होगी भाई, अब मैं इतना लंबा सफ़र है 150-200 किलोमीटर का, चलो खैर ये सोचते हैं कि ठीक है, 150 के आसपास था। अब ये ना गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे, और नॉन वेज वगैरह जो भी सारा सामान था वो पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन अब इनको होगी लघु शंका। शुरू शुरू में तो ये कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन एक पॉइंट पे आके इनके कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। ऐसा था कि बस अगर ये लघु शंका का निवारण नहीं करते तो भाई गाड़ी में ही गाड़ी गीली हो जाएगी। अब ये सोचते हैं कि भाड़ में जाए, मैं यहाँ पर मुझे कौन कौन सा कोई देख रहा है, मैं जल्दी से उतरता हूँ और जल्दी से मैं गाड़ी के बिल्कुल पास ही बाथरूम करता हूँ और फिर से फटाफट बैठ जाऊंगा। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, खाली था। ये जल्दी से गाड़ी को रोकते हैं और गलती कर देते हैं। ये बाथरूम करके फ्री होते हैं, जैसे ही मुड़ के गाड़ी की तरफ देखते हैं, ये तो हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि इनकी सफेद कलर की गाड़ी तकरीबन तकरीबन काली हुई हुई थी। जो परछाइयां इन्होंने देखी थी कुछ महीने पहले, वो परछाइयां गाड़ी को घेर कर खड़ी हुई थी पूरी तरीके से, और ऐसा लग रहा था कि अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं। अब ये इतना डर चुके थे कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी गाड़ी के पास जाने की, क्योंकि इनको पता था कि अगर मैं गाड़ी के पास गया तो भाई ये तो मेरा पीछा करेंगी और खत्म कर देंगी। अब इनको हर तरह की चिंता हो रही थी कि भाई नौकरी भी जाएगी, मैडम पता नहीं नौकरी से तो निकाल लेगी, ऊपर मुझे लगता है कि मेरा काम भी तमाम कर देगी। मैडम मुझे तांत्रिक लगती है, जादू टोने करने वाली। अब ये भगवान का नाम ले रहे थे कि भाई मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बचाओ मुझे भाई। अब ये ना सोच रहे थे, अचानक से गलती से इनकी जो चाबी थी, मतलब उसका ना बटन प्रेस हो जाता है और गाड़ी जैसे अनलॉक होती है। गाड़ी अनलॉक होते ही जो परछाइयां थी ना, वो अचानक से इनकी तरफ देखती हैं, इनकी तरफ मुंह उनका होता है, वही आंखें चमक रही थी। तो ये इनको तो भाई अब मौत सामने नजर आती है। ये जल्दी से अब भागते हैं गाड़ी से दूर। किस्मत इनकी बहुत अच्छी थी, क्योंकि चंद कदम जाके इनको पीपल का पेड़ नजर आता है और उस पर छोटा सा मंदिर बना नजर आता है, हनुमान जी का। ये जल्दी से मंदिर के पास जाते हैं और हनुमान जी के बिल्कुल जैसे मंदिर को ना, छोटा सा मंदिर है, उसको समेट लेते हैं। तो ये देखते हैं कि जो वो परछाइयां है ना, वो अचानक से गायब हो जाती हैं। अब ये बजरंग बली का नाम जपते 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 गाड़ी की तरफ जाना शुरू करते हैं, जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और जल्दी से आगे की तरफ भागते हैं। अब इनको समझ में आ चुका था कि मैडम क्यों कह रही थी कि गाड़ी से नहीं उतरना। खैर, अब ये जल्दी से उसके पास जाते हैं और जब दरवाज़ा खटखटाते हैं, वही
भूथा जो आदमी था बाहर आता है और सामान वगैरह जो ये कहते हैं कि ये सामान है आपको दिया मैडम ने, वो कहता हाँ। तो इनको था कि भाई चाय वगैरह पियेंगे, ये दहलीज के अंदर कदम रखने लगते हैं। वो बड़े गुस्से से कहता बाहर रुक, अंदर नहीं आना। इनको बहुत अटपटा लगता है और ये फिर बाहर खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद ये कुछ देर वेट करते हैं, तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद वो आदमी बाहर आता है और उसके हाथ में कुछ होता है, जैसे ना एक थैला था और उस थैले में ऐसा था कुछ, मतलब धड़क रही है चीज, यानी पल्स टाइप कर रही है। ये कहते हैं कि फिर वही हिदायत, रास्ते में उतरना नहीं है, गाड़ी चलती रहनी चाहिए। अब इनको भी पता लग गया था भाई गाड़ी चलती ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी रुकी तो मेरी गाड़ी रुक जाएगी। और ये डिग्गी सामान में सामान रखते हैं और चल पड़ते हैं। अब जैसे तैसे करके ये घर पहुंचते हैं और मैडम जैसे एक किस्म का इनका वेट कर ही रही थी। तकरीबन जब 1 घंटे का रास्ता रह जाता है तो इनको फ़ोन आ जाता है कि कहाँ तक पहुंचे, और जैसे ही घर पहुंचने लगोगे मुझे बता देना। अब जब ये जैसे ही घर के अंदर, बंगलों के अंदर एंटर करते हैं, तो ये जल्दी से मैडम बाहर आती है, कहती है डिग्गी खोल। डिग्गी खोलते हैं, वो सामान जो भी होता है उसको चुनरी की ओर में लेके अंदर भागी भागी जाती है। पता नहीं क्या था क्या नहीं था, लेकिन ये इनकी जान तो बड़ी मुश्किल से बची थी। अब ये कह सकते हैं कि हिम्मत हार चुके थे कि भाई ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, मुझे बहुत गलत लग रहा है और डोंट नो कि मैं नौकरी कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और ये मासी को कह देते हैं कि मौसी मैं नहीं नौकरी पर कर पाऊंगा, मुझे नहीं हो रही, मुझसे मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये मैडम को कह देते हैं कि मैडम मैं नहीं कर पाऊंगा नौकरी। तो मैडम कहती है कि ठीक है, लेकिन चल तूने साथ दिया तो ये तकरीबन उसको 2 साल की सैलरी एडवांस दे देती है। 4-5 लाख रुपए एडवांस दे देती है कि तू जा अपने गाँव जा, और जो कुछ हुआ है वो पता नहीं लगना चाहिए किसी को। खैर, अब ये अपने घर चले जाते हैं। कुछ 8-9 महीनों बाद इनकी मौसी फिर आती है इनके पास, बड़ी खुश। और ये कहते हैं कि मौसी कैसे मिल गई छुट्टी आपको, मैडम कहीं बाहर गई हैं? तो वो तो कहती है मैडम तो पक्का बाहर चलेगी। कहती मैं समझी नहीं। तो ये कहते हैं नहीं मैं समझा नहीं, क्या कह रही हैं आप? कहती वो मैडम बाहरले देश चलेंगी। अच्छा, तो वापस कब आएंगी? कहते नहीं अब वो वापस नहीं आएंगी। तो कहते नहीं अब वो वापस नहीं आएंगी, वो पक्का चलेगी। अरे इतना बड़ा बिजनेस, बिजनेस तो लोग चलाते हैं ना, वो अब नहीं आएंगी वापस। तो ये कहते हैं कि आप तो बड़ी खुश लग रही हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से हाथ पल्ला छुड़ा के आया हूँ, आप भी ऐसे? कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैडम तो बहुत अच्छी थी। तो ये कहते हैं कि फिर? कहते हैं मैडम ने मुझे तो माला माल कर दिया, और इनको बहुत बड़ी एक रकम दी, घर भी दिया छोटा सा बना के वहां पर शहर में। और मतलब कहने का मतलब है कि इनका रिटायरमेंट का जो सारा अरेंजमेंट वगैरह सारा करके चलेंगे, तो इसलिए वो खुश थी। अब ये कहते हैं कि मौसी अब एक बात मुझे बताओ, मैडम पक्का यहाँ पे नहीं है? तो कहते हैं हाँ नहीं है, पक्की बात है। तो मुझे प्लीज बताओ कि ये सारा माजरा है क्या? फिर मासी कहती है कि हाँ अब तो मैडम नहीं है, अब बता सकती हूँ, लेकिन ये बात जितने कम लोगों तक रहे तभी सही रहेगा। कहते हैं मैडम ने ये बात सिर्फ मुझसे की थी, और बात की ही नहीं थी, मुझे दिखाया भी था। कहते क्या? कहते मैडम ने अपने पति को। अच्छा, मतलब उनका पति है? कहते हाँ। तो फिर उन्होंने बताया मौसी ने कि उनके पति पर बहुत ज्यादा बड़ा काला जादू किया गया था, बहुत बड़ा काला जादू। और वो पिछले कई सालों से डेथ बेड पर ही थे। मतलब किसी ने ऐसा काला जादू किया था कि ना ही ये इंसान मरेगा, और दूसरे शब्दों में रोज मरेगा रोज जिएगा, तड़फ तड़फ के मरने जैसी उसकी हालत होगी। और उसके बाद फिर ये दोबारा जैसे सुबह ठीक हो जाएगा, रात को ऐसा होगा। जो तू ये चीखों की आवाज सुनता था ना, ये उसी की थी। लेकिन जब मैंने नौकरी करनी शुरू की थी तब ये हर दूसरे दिन आती थी, फिर धीरे धीरे ये हफ्ता, फिर 15 दिन, फिर महीना। अब मैडम, जो तुझे वो बूढ़े आदमी का पता ना, जब तू गया था सामान लेने, वो बहुत बड़ा तांत्रिक है, बहुत बड़ा तांत्रिक है वो। और फिर मैडम ने उससे राब्ता किया, तो एक उसका बड़े सालों से इलाज चल रहा था। तांत्रिक ने ये कहा था कि सालों बाद इलाज करने के बाद ये पता लग पाएगा कि इससे बचना कैसे, छुटकारा कैसे पाना है। जो भी चीज है वो पूर्णतः तौर पर नहीं होगी, कुछ ना कुछ ऐसा वे आउट निकलेगा, बीच की बात निकलेगी। तो जब तू गया
वो सामान लेकर गया, कुछ जो भी था मुझे नहीं पता था। उसके बाद धीरे धीरे जो मैडम मुझे बताती थी कि अब सेहत में सुधार हो रहा है, फिर अचानक मैडम ने जब मुझे बताया कि भाई हम अब जा रहे हैं फॉरेन कंट्री, क्योंकि हमें तांत्रिक ने बताया कि तुम्हें अगर अपने पति को बचाना है, क्योंकि अब उसका पति चलने फिरने लायक थोड़ा बहुत हो चुका था, देश छोड़ के चले जाओ, कभी इंडिया वापस नहीं आओगे। और यानी समुंदर पार करना, उन्होंने समुंदर पार करवाया। जो भी उन्होंने उस पर चीजें थी उनको पहले धीरे 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 करके कमजोर किया। अगर वो घर से भी बाहर निकलता तो उसकी मौत हो जानी थी। तो फिर उस पॉइंट में आके वो अब बाहर चले गए हैं, फॉरेन चले गए हैं, और वो कभी अब वापस नहीं आएंगे। जो ये बंगला नंबर 13 है, ये अब खूनी बंगला हो चुका है, क्योंकि वो जो भी चीजें हैं उसी बंगले के अंदर रह चुकी हैं। जो भी उस बंगले के अंदर रहेगा उसका भी वही हाल होगा जो मैडम के पति का हुआ था। इसलिए वो बंगला बंद हो चुका है, कभी नहीं खुलेगा। वो बंगला नंबर 13 खूनी बंगला हो चुका है, और मैडम कभी वापस नहीं आएंगे। मुझे मेरी लॉयल्टी का वो फल दे चुकी हैं, और तुम्हें तो पहले दे दिया था। ये था सारा माजरा। मैडम अपने पति को कई सालों से बचाने की कोशिश कर रही थी। ना ही सिर्फ बचाने की कोशिश कर रही थी, बल्कि पूरी तरीके से तंत्र मंत्र में आ चुकी थी, उसमें इंडल्ज हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ अपने पति की रक्षा के लिए। माइट भी तरीका ठीक नहीं था, लेकिन खैर, हर एक का अपना अपना सोचने का नजरिया होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मेंबरशिप के जो 2 वीडियोस हैं उनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, जहां पर एक वीडियो में भूतों की बारात और दूसरे वीडियो में है एक ऐसा सफर, एक खौफनाक सफर, एक प्रेत आत्मा के साथ सारी रात सफर करना कैसा लगता है, ये आपको उस किस्से में मिलेगा। तो अगर चाहते हैं मेंबरशिप को ज्वाइन करना, तो ज्वाइन का बटन है वहां पर प्रेस कीजिए। मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में आपको अलग किस्से सुनने को भी मिलेंगे। अदरवाइज रोजाना रूटीन के किस्से तो चलते रहेंगे। सो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।